जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग डे 7 का आज हम लोग होमवर्क सीरीज को कवर करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए क्या किया फ्रेंड्स कि आपके नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें मैं आपको फ्रेंड्स आप लोगों का ये पीडीएफ डे 7 का पीडीएफ और आपका होमवर्क मैं दोनों भेज दिया हूँ। तो प्लीज़ आप उससे जाकर जरूर देखिएगा। हो सके तो उसका एक बार टेस्ट दीजिएगा कि आपको टेस्ट में मतलब क्या आपको इंप्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, देखिए आज हमारा 28/1/2025 का है। और फ्रेंड्स कल के लिए सॉरी, कल का जो टेस्ट था वो थोड़ा सा लेट आया था, तो इसके लिए मैं अब कंटिन्यू इसको रखूँगा। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़े रहिए। थोड़ा सा कभी प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए सॉरी। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या, यूएन द्वारा ओज़रस द्वीप समूह की क्षेत्रीय सभा में विश्व के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र का निर्माण की मंजूरी दी गई है। यह किस महासागर से संबंधित है? तो देखिए आपका जो ओज़रस द्वीप समूह है ना, ये है जो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये अटलांटिक महासागर से। याद रखिए फ्रेंड्स, अटलांटिक 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 महासागर से संबंधित है। अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा डीपली में पूछेगा तो ये किससे संबंधित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो याद रखिएगा कि यूएन द्वारा ओज़रस द्वीप समूह के क्षेत्रीय सभा में विश्व के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, यूएन द्वारा पृथ्वी के 30% और समुद्र संरक्षित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो देखिए इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया, 2030 तक। अगला कि यह समुद्री क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला है? तो यह जो समुद्री जो क्षेत्र है वो 3 लाख, याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि तापी गैस लाइन परियोजना में कुल शामिल देश कौन से है? देखिए तापी गैस लाइन परियोजना में ना जो देश शामिल है वो आपको याद रखिएगा, इसमें 4 देश शामिल है। 4 देश, याद है कितने देश शामिल है? 4 देश। मैं देश का नाम बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देश का नाम है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, पहला जो देश है वो क्या है? तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान हो गया। अगर हम बात करते हैं दूसरा देश कौन है, तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हो गया। उसके बाद है आपका तीसरा आपका है पाकिस्तान। तीसरा कौन है? पाकिस्तान। और चौथा देश अपना देश भारत है। तो ये ध्यान रखिएगा। और देखिए अगर हम बात करते हैं तापी गैस पाइपलाइन की, तो याद रखिएगा कि एशिया का जो ना, ये एशिया का सबसे बड़ी पाइपलाइन है तापी। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ी है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पाइपलाइन गैस पाइपलाइन है तापी गैस लाइन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें 4 देश है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत इसमें शामिल है। अब देखिए तापी परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाएगा? देखिए तापी परियोजना को ना अन्य जो हम लोग नाम से जाना जाएगा वो उसका नाम है ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन। अफगानिस्तान पाइप लाइन, ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन इसके नाम से इसे जाना जाएगा। देखिए यहाँ पे तापी, यहाँ पे आई कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स तापी में ना यहाँ पे ऑलरेडी इसके नामे में छिपा टी से, याद रखिएगा टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, पी से हो जाएगा पाकिस्तान और आई से हो जाएगा भारत, इंडिया। ठीक है, देखिए तापी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? याद रखिएगा कि तापी परियोजना का शिलान्यास जो किया गया वो 2015 में किया गया। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स आप लोग का एक क्वेश्चन था, डाउट था कि जो सरकारिया आयोग है, ठीक है, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? याद रखिए फ्रेंड्स कि सरकारिया आयोग का गठन मैं आपको 1988 बताया था। देखिए 1988 में सरकारिया आयोग का गठन नहीं, इसका अंतिम रिपोर्ट पेश किया गया था 1988 में। 1988 में अंतिम रिपोर्ट पेश किया गया था और सरकारी आयोग का गठन हुआ था 1983 में। 1983 में सरकारी आयोग का गठन हुआ था, रिपोर्ट पेश किया था, अंतिम फाइनल रिपोर्ट पेश किया था 1988 में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन है क्या कि 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए 16वें ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स में भारत में देखिए भारत, रसिया, इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है और इसमें और भी देश शामिल है। तो यहाँ क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि ब्रिक्स कहाँ पे आयोजन किया गया था? देखिए 2024 में जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन का आयोजन किया गया ना, रूस के करजान शहर में, याद रखिए रूस के करजान शहर में क्या हुआ था कि इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 2024 का। और देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि ब्रिक्स की बात करते हैं तो देखिए ब्रिक्स में बात करें तो अभी वर्तमान में 10 देश शामिल है, इसमें बहुत सारे देश आए हैं तो 10 देश में शामिल है। अगर ब्रिक्स की बात करें तो पहले इसको ब्रिक कहते थे, BRIC, ब्रिक कहते थे, भारत, रसिया, इंडिया और चाइना। तो देखिए इसकी स्थापना हुआ था 2009 में, ध्यान रखिए ब्रिक की स्थापना हुआ था 2009 में, लेकिन इसमें ऐड हुआ था एस, यानी कि ब्रिक्स एस हो गया, यानी कि साउथ अफ्रीका जो आया था वो कब इसमें शामिल हुआ था? 2010 में, ये डेट याद रखिए 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। अब देखिए कुछ यहाँ पे एक और पॉइंट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं नाटो। देखिए फ्रेंड्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन नाटो की बात करें तो नाटो का 2024 का जो सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ पे होता है, अमेरिका में, यूएसए में हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा ये याद रखें, बिम्स्टेक का 2024 का सम्मेलन भारत में हुआ है, और एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन का जो सम्मेलन 2024 में हुआ कजाकिस्तान में हुआ है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ब्रिक्स में शामिल कुल देशों की वर्तमान संख्या कितनी है, तो मैंने अभी आपको बताया 10 इसमें देश शामिल है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि वेप सांग और डेमचोक स्थल हाल ही में चर्चा में है, ये किन देशों के बीच के विवादित स्थल है। देखिए वेप सांग जो है ना, वेप सांग जो स्थल ये कहाँ पे है, तो क्वेश्चन ये बनेगा, तो ये उत्तरी लद्दाख में है, याद रखिएगा। ये जो है आपके फ्रेंड्स उत्तरी लद्दाख में स्थित है, और डेम चौक जो है ये आपके जो है वो पूर्वी लद्दाख में, ये पूर्वी लद्दाख में कहाँ है, तो ये डेम चौक है, और येप सांग जो है वो आपके उत्तरी लद्दाख में अवस्थित है। देखिए अगर हम बात करते हैं ना, ये वेप सांग और डेम चौक स्थल जो है हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के बीच, मतलब भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच ये विवादित क्या है, विवादित है स्थल है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पोंगोत्सो झील कहाँ अवस्थित है। देखिए पोंगोत्सो झील जो है आपके लद्दाख में अवस्थित है, लद्दाख में फ्रेंड्स आपके पोंगोत्सो झील अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए सदस्य देश के रूप में किसे चुना गया है। देखिए एशियाई विकास बैंक के नए सदस्य के रूप में चुना गया है वो इजराइल को चुना गया, इजराइल, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इजराइल जो है वो, इजराइल है वो नए सदस्य देश के रूप में चुने हैं एशियाई बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर हम बात करते हैं एडीबी की, तो याद रखिए इजराइल जो है ना वो 69वां देश बना, 69वां। और टोटल एशियन डेवलपमेंट बैंक में टोटल कितने नंबर देश है, तो 69 देश हैं, याद रखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना की, तो याद रखिए एडीबी की स्थापना कब हुआ था, तो 1966 में एडीबी का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, यानी कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका क्या है, तो हेडक्वार्टर है किसका, तो एडीबी का, ठीक है। कुल इसमें 69 देश इसमें शामिल है, 69वां देश कौन शामिल हुआ है अभी हाल ही में, तो इजराइल हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका नाटो में शामिल होने की मांग हाल ही में किस देश द्वारा की गई। देखिए नाटो में शामिल होने की मांग हाल ही में जो किया गया वो किस देश ने बोला है, तो याद यूक्रेन ने बोला है कि हम भी नाटो में शामिल होंगे। अगर हम नाटो की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि नाटो की स्थापना कब हुआ था, तो 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर का है फ्रेंड्स, तो इसके हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। अब देखिए अगर नाटो की बात करते हैं ना, तो नाटो में ना 2024 में एक सम्मेलन हुआ था, नाटो में 2024 का जो बैठक जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में, यूएसए में हुआ था, यूएस में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए कि नाटो में वर्तमान में शामिल देशों की संख्या कितनी है। देखिए अगर हम बात करते हैं वर्तमान में नाटो में शामिल देश है 32, इससे पहले ना 30 देश थे, इससे पहले नाटो में 30 देश थे, तो 32 हुआ था 31वां देश और 32वां देश। 31वां देश की बात करें तो शामिल होने वाला देश कौन है, तो फिनलैंड 31वां देश है। अगर हम 32वां देश की बात करें तो स्वीडन, याद रखिएगा स्वीडन जो है वह 32वां देश इसमें शामिल होने वाले देश है, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट का तत्कालिक कारण क्या था। देखिए बांग्लादेश में ना तख्ता पलट का तत्कालिक कारण था नौकरी में आरक्षण, याद रखिएगा नौकरी में आरक्षण के लिए इसका मेन रीज़न था, या छात्रों का आरक्षण के लिए भी था, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के पितामह किसे कहा जाता था, शेख मुजीबुर रहमान, याद रखिएगा शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को पितामह कहा था, याद रखिएगा। और बांग्लादेश में अभी हाल ही में बांग्लादेश ने क्या हुआ था ना कि बांग्लादेश भारत से बिजली ले रहा था, तो बिजली क्या हो रहा था कि बांग्लादेश पे ज़्यादा कर्ज हो गया था, तो बांग्लादेश फिर से रिक्वेस्ट करने के बाद भारत ने फिर से बिजली प्रोवाइड करेगा बांग्लादेश को, लेकिन कौन प्रोवाइड करेगा, तो याद रखिएगा अडानी जो है, अडानी समूह देगी बांग्लादेश को बिजली फिर से, ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट था। अगेन नेक्स्ट है कि सेंट मार्टिन द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है। देखिए सेंट मार्टिन द्वीप जो है वो आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2024 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन किस देश द्वारा किया गया है। तो ये जो किया गया है फ्रेंड्स वो आपके किया गया है तालिबान द्वारा, तालिबान, याद रखिएगा तालिबान के द्वारा यह किया गया था। अगर तालिबान ना हो ऑप्शन में तो अफगानिस्तान के द्वारा, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। देखिए मालाबार जो युद्धाभ्यास होता है ना वो 4 देशों के बीच में, जो आपका क्वाड देश में शामिल है, 4 देश में क्वाड में जो अब शामिल है, क्वाड में जो शामिल है वही देश के साथ मालाबार युद्धाभ्यास होता है, युद्धाभ्यास होता है। अगर बात करते हैं क्वाड देश में तो कौन कौन देश है, तो याद रखिए भारत हो गया, एक भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा भारत हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया हो गया फ्रेंड्स, और एक और याद रखिएगा भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका यूएसए, इसमें 4 देश यानी कि मालाबार युद्धाभ्यास में 4 देश शामिल थे। और क्वाड में कितने देश शामिल है, यही 4, भारत जापान
ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्वाड में से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो चीन इसमें शामिल नहीं है। ध्यान रखिए, चीन इसमें शामिल नहीं है। अगर हम बात करते हैं मालाबार युद्धाभ्यास की तो याद रखिए फ्रेंड्स कि मालाबार युद्धाभ्यास जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, इसका आयोजन 2024 में हुआ था। 2024 में इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो हिंद महासागर में। याद रखिए किसमें, तो हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ था। अब देखिए कुछ हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं, जिसमें रिम्पेक याद रखिएगा, रिम्पेक युद्धाभ्यास जो हुआ है वो नौसेना करती है और इसका आयोजन अमेरिका करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक और याद रखें जीमेक्स जो है भारत और जापान के बीच में होता है। ये भारत और जापान के साथ ये प्रशांत महासागर में इसका आयोजन किया गया था, जीमेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर की कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। देखिए अगर हम बात करते हैं कि कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो अबुल कलाम आजाद। ये नाम याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद की तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर 1939 से लेके 1945 तक ये अध्यक्ष रहते कांग्रेस के। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष यही थे, अबुल कलाम आज़ाद ही थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दिन तक बनने वाले भी यही थे। ठीक है, अब बात करते हैं कांग्रेस की, तो आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत की लगभग कितनी भूमि पर लागू की गई थी। देखिए भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है ना, ब्रिटिश भारत की लगभग आपके 19% भाग पे इसको लागू की गई थी। और याद रखिए अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब की गई थी, तो 1793 में। और किसने की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था अस्थायी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन है क्या कि ध्वनि तरंगे कहाँ गमन नहीं करती। देखिए ध्वनि तरंग जो है ना फ्रेंड्स, आपके निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि तरंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे गमन करती है, तो ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। सबसे कम किस में करती है, तो गैस में करती है। अगर हम बात करते हैं ध्वनि, या क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ध्वनि यांत्रिक तरंगे होती है। और याद रखिएगा कि ध्वनि क्या होती है, यांत्रिक तरंगे होती है। और ध्वनि जो है वो याद रखिएगा कि प्राकृति और अनुपस्थ दोनों तरंग, मतलब कि ध्वनि जो है प्रकृति में अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगे होती है। ध्वनि जो है वो प्रकृति में क्या होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगे होती है। लेकिन याद रखिएगा प्रकाश जो है केवल अनुप्रस्थ तरंग, क्वेश्चन आया है, प्रकाश जो है केवल क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन ध्वनि जो है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगे होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया। आपको पता है कि संविधान की उद्देशिका किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कल वाला वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे अच्छे से मैं वहाँ पे एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, ध्यान रखिएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि संविधान की उद्देशिका को पेश किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या इसमें कितने प्रकार का समानता की बात की गई है, तो याद रखिएगा इसमें मतलब कि इसमें 2 प्रकार की समानता की बात की, 2 प्रकार की इसमें समानता की बात की। पहला है प्रतिष्ठा, पहला जो बात किया गया फ्रेंड्स वो प्रतिष्ठा है। और दूसरा है अवसर की समानता, दूसरा क्या है, अवसर की समानता। न्याय की बात, तो 3 प्रकार की न्याय की बात इसमें की गई है, ये ध्यान रखिएगा। और संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में पहले, दूसरे और तीसरे सत्याग्रही क्रमशः कौन कौन थे, उनका नाम बताइए। सबसे पहले बात करते हैं ना कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो इनके जनक ही है विनोबा भावे। याद रखिए विनोबा भावे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के जनक किसे कहा जाता है, तो विनोबा भावे को कहा जाता है। और ये प्रथम जो सत्याग्रही विनोबा भावे ही थे। दूसरे कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तीसरे कौन थे फ्रेंड्स, तो तीसरे थे ब्रह्मदत्त थे, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1944 में किसने किया था, तो याद रखिएगा मतलब 1940 में कहाँ किया गया था। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में ना नागपुर में किया गया था, नागपुर में। ये डेट याद रखिएगा, जगह याद रखिएगा, नागपुर में। अगर हम बात करते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म का हुआ था, कटक उड़ीसा में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स एक विनोबा भावे से एक और बात याद रखिए, भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था, तो भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने 1951 में भी शुरू किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर। डलहौजी द्वारा संपूर्ण पंजाब के विलय की घोषणा कब की गई थी, तो देखिए डलहौजी द्वारा संपूर्ण पंजाब के विलय की घोषणा 1849 में की गई थी। और याद रखिए गोद नीति के तहत हड़प लिया था किसने, तो डलहौजी ने,
ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कि भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? देखिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में जो है वो कितना है, तो ये 18 है। ये ध्यान रखिए 18 है। अगर हम बात करते हैं क्या कि सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है कहाँ, तो ये आपका कच्छ के रण में है। कच्छ के रण में क्या है, ये सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगर हम बात करते हैं क्या कि भारत में वन जीव आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, याद रखिएगा कि मतलब कि भारत में जो वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र कितने, क्वेश्चन आता है तो वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र जो है फ्रेंड्स भारत में वो 532 है। भारत में नेशनल पार्क कितने हैं, तो 106। मैं कल वाले भी बताया था 106 आपको नेशनल पार्क है। और टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो टाइगर रिजर्व आपके 58 है। तो ये डेटा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है और किस केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया? देखिए अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार में है। बिहार याद रखिएगा बिहार में है। और 1106 व्यक्ति जो हैं 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते, मतलब 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। और यूटी में आता है दिल्ली, यूनियन टेरिटरीज में कौन आ जाएगा, दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्या है, तो जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि तुर्की देश की मुद्रा क्या है? देखिए तुर्की देश की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, तो या उसका नाम है लीरा। तुर्की देश की मुद्रा का नाम क्या है, लीरा है। उसकी राजधानी है अंकारा। तुर्की देश की राजधानी क्या है, तो अंकारा है। और देखिए अंकारा है। अगर हम बात करते हैं ना तुर्की को ना इस्लामाबाद को कौन अलग करता है, तो मरमरा सागर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है कि तुर्की को इस्लामाबाद से कौन अलग करता है, तो मरमरा सागर जो है वह तुर्की को इस्लामाबाद से अलग करता है। ये ध्यान रखिएगा। और एशिया का याद रखिएगा कि एशिया का सबसे पश्चिमी देश आता है कौन, एशिया का सबसे पश्चिमी देश यही तुर्की है। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो करने वाला क्षेत्र जो कहलाता है फ्रेंड्स वो आपका प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र होता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं क्या कि विनिर्माण क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र होता है। विनिर्माण क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है। और सेवा क्षेत्र या उसको बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र को। एक क्वेश्चन आया था कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का 2024-25 के डेटा के अनुसार, तो तृतीयक क्षेत्र का। जीडीपी में योगदान किसका, तृतीयक क्षेत्र का है। परसेंटेज कितना आता है, तो 54.55% लगभग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि राज्य विधान परिषद कब भंग होते हैं? देखिए राज्य विधान परिषद को ना कभी भंग नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए राज्य विधान परिषद ना 6 मतलब कि अस्थायी सदन होते हैं। राज्य विधानसभा क्या होता है, तो अस्थायी सदन होते हैं जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात कर सकते हैं क्या 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, ये हो सकते हैं। लेकिन राज्य विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अब देखिए बात करते हैं क्या विधान परिषद की, तो आपको पता है कि 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में मतलब कि द्विसदनीय है, मतलब कि विधान परिषद और विधानसभा है। तो ध्यान से रखिएगा 6 राज्यों में पहला आपका हो जाएगा बिहार, यूपी, महाराष्ट्र। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, याद रखिएगा बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 6 राज्य में है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि भारत के किस झील के तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि लोकटक झील को तैरते हुए झील के नाम से जाना जाता है। और लोकटक झील ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो याद रखिए मणिपुर में स्थित है। और याद रखिएगा लोकटक झील पे ही एक पार्क है जिसका नाम है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। याद रखिए क्या नाम है उसका फ्रेंड्स, केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, जो याद रखिएगा ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कौन है, तो केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। अकर वाले वीडियो में फ्रेंड्स आप लोग को बताया था कि दुनिया का भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, तो याद रखिए हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो लद्दाख में है। और सबसे छोटा कौन है, तो साउथ बटन नेशनल पार्क है जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। कल वाला अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर है क्या कि सोना। अगर हम बात करते हैं सोना का जो मतलब कि उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ये बिहार के नज़रिए से देखा जा रहा है तो सोना का उत्पादन जमुई में होता है, डोलोमाइट का होता है आपका रोहतास में, लिथियम का होता है आपका गया में और बॉक्साइट का होता है आपका मुंगेर में। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे था, कैमूर में। कैमूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि कबीरदास द्वारा रचित ग्रंथ विजक का संकलन किसके द्वारा किया गया था? देखिए विजक का जो संकलन है वो धर्मदास के द्वारा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, धर्मदास के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। कबीर के गुरु का नाम क्या है, तो रामानंद कबीर के गुरु का नाम है। अगर हम बात करते हैं क्या कबीरदास की, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो कबीरदास का जन्म हुआ था वाराणसी में। क्या होता है कबीर मतलब कि दास का जन्म हुआ था। अगर हम बात करते हैं क्या कबीरदास के
तो याद रखिएगा कि कबीरदास का जन्म जो हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, तो वाराणसी में। इनका रचना देखिएगा, कबीरदास की रचना एग्जाम में आता है कि कबीरदास की रचना कौन कौन सी। देखिए रचना की बात करें तो इनकी रचना है ग्रंथावली, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनकी रचना है ग्रंथावली। उसका दूसरा रचना या रचनावली, इनका रचना का नाम है रचनावली। और एक और है अनुराग सागर, अनुराग सागर, अनुराग सागर इनकी क्या है, रचना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कबीरदास के गुरु का नाम क्या है, रामानंद है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि प्रोटीन, सेलुलोज और स्टार्च ये किस प्रकार के बहुलक है। देखिए ये जो है आपके प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है। ये जो है तीनों ये क्या है, तो प्राकृतिक बहुलक है। और याद रखिएगा कि प्रोटीन पूर्णतः पाचन छोटी आंत में होता है, ये ध्यान रखिएगा। और मतलब कि इसका पाचन ट्रिप्सिन करता है। क्वेश्चन आता है प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो प्रोटीन का पाचन जो है वो ट्रिप्सिन करता है। इसका पूर्णतः पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। देखिए प्रोटीन का पाचन तो शुरू होता है अमाशय से, शुरू कहाँ से होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो शुरू होता है अमाशय से। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा एक और क्वेश्चन की प्राकृतिक बहुलक जो होता है, मतलब कि प्रोटीन जो होता है ये स्टार्च, सेलुलोज, ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं। और प्रोटीन का अंतिम रूप से ट्रिप्सिन के द्वारा पचाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब और किस संधि द्वारा हुई थी। देखिए सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध की स्टार्ट हुई थी 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, अगर इसकी बात करें समाप्ति की तो याद रखिएगा ये 1918 तक चली थी। और 1919 में एक संधि हुई थी फ्रेंड्स, 1919 में एक संधि हुई थी जिसका नाम था वर्साय की संधि, वर्साय की संधि। तो वर्साय की संधि के तहत ये समाप्त हुई थी। और याद रखिए वर्साय की संधि कहाँ पे हुई थी, ये डेट जगह याद रखिए, फ्रांस में वर्साय की संधि हुई थी। इसका कारण क्या था प्रथम विश्व युद्ध, तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या किया गया था, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है कि 28 नंबर की भारतीय संविधान के कौन सा भाग एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करता है। तो कौन सा भाग है, तो भाग 4। और याद रखिए भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में बताया गया, जो अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, डीपीएसपी 36 से 51 में। और डीपीएसपी जो किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड जो है स्पेन से लिया था। आयरलैंड किससे लिया था, तो स्पेन से लिया था डीपीएसपी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 29 नंबर की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होगा और इसका आयोजन कब किया जाएगा। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है ना वो ओजोन से है, ओजोन, ये ध्यान रखिएगा, ओजोन, ये ओजोन से है। अगर हम बात करते हैं क्या कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 16 सितंबर, डेट याद रखिएगा, 16 सितंबर 1987 को ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कनाडा मतलब मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में यह हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि ओजोन जो है वह किस मंडल में होता है, तो समताप मंडल में, समताप मंडल में ओजोन है। अगर बात करते हैं ओजोन, तो ये ओजोन जो गैस है ये मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो होता है ओजोन गैस ज़्यादा रिलीज होता है, ध्यान रखिएगा। और ये एसी से फ्रिज से ज़्यादा निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर की मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है। देखिए मानव शरीर में अंतःस्रावियों की मतलब कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 है। कौन कौन इसको लिखिएगा, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस, अग्नाशय, एड्रिनल और जनन ग्रंथि। ठीक है, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस, अग्नाशय, एड्रिनल और जनन ग्रंथि, ये जो है आपके मानव शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है 9, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संविधान द्वारा प्रदल मूल अधिकारों में से कौन से ऐसे अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद लिखिएगा, अनुच्छेद आपका हो जाएगा 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तल और उसकी प्रतीक की जोड़ी सही है। देखिए सोडियम, यानी यही आपका सही है। अगर बात करते हैं लेड का होता है पीबी, लेड का क्या होता है फ्रेंड्स, पीबी होता है। मरकरी का होता है एचजी होता है। और सिल्वर का होता है आपका एजी होता है। यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। देखिए भारत में वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है, वो प्रतिवर्ष, सबसे पहले तो कितने वर्ष पर जारी होता था, प्रतिवर्ष 2 वर्ष पर वन स्थिति रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगर बात करते कौन जारी करता है, तो याद रखिए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देहरादून में है, देहरादून में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर की फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए ना एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि फलों को प्राकृतिक रूप से किसका, तो एथिलीन का फलों को प्राकृतिक रूप से एथिलीन का प्रयोग किया जाता है पकाने के लिए। ठीक है, एसिटिलीन में जो होता है ना कैल्शियम कार्बाइड रहता है, कैल्शियम कार्बाइड, इसलिए पक जाता है। 35 नंबर क्या, महोषधि में कौन सी संधि है, तो महोषधि में ये स्वर संधि है, स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है आपका
देखिएगा कि 36 नंबर की ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर कि तंबाकू में मोज़ेक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? देखिए तंबाकू में ना मोज़ेक बीमारी होता है, इसका पता ना इवानोवस्की ने लगाया था। इवानोवस्की ने इसका पता लगाया था। और याद रखिएगा वायरस का नाम है टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमबी वायरस पे पता लगाया था। 38 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसके वाहक मादा एडिस इजिप्ट मच्छर है? तो याद रखिएगा डेंगू जो होता है ना, डेंगू जो होता है मादा एडिस इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। और देखिए याद रखिएगा कि डेंगू से प्रभावित अंग जो है ना, प्रभावित अंग है वो प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स क्या होता है ना कि इससे प्रभावित होता है, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी आती है और डेंगू को ही हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। और याद रखिएगा कि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा होता है? तो मलेरिया होता है। मलेरिया किससे फैलता है? तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर काटने से मलेरिया होता है और मादा एडिस इजिप्ट मच्छर काटने से डेंगू होता है। ठीक है, डेंगू जो है वायरस नुमा बीमारी है, ध्यान रखिए वायरस नुमा। ठीक है, मलेरिया नहीं होता, डेंगू वायरस नुमा डिजीज है। और मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम डिजीज है, प्लाज्मोडियम, ये भी ध्यान रखिए, बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। मलेरिया जो है आपका मलेरिया जो है आपको फ्रेंड्स प्लाज्मोडियम डिजीज है। और आपका जो डेंगू जो है वो कौन सा है? तो डेंगू जो है आपके डेंगू जो डिजीज है वो आपका विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा विषाणु जनित रोग है। तो देखिए फ्रेंड्स ये मलेरिया जो है आपका प्रोटोजुआन बीमारी है। प्रोटोजुआ से होने वाला ये क्या है? प्लाज्मोडियम नहीं है, याद है प्रोटोजुआ से होने वाला क्या है? मलेरिया बीमारी है। और ये जो आपका जो ये होता है वायरस, ये जो डेंगू होता है वो वायरस से होने वाला बीमारी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वायरस से होता है डेंगू, ध्यान रखिएगा। ये एडिस मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है डेंगू, ये वायरस नुमा डिजीज होता है, ये ध्यान रखिएगा। डेंगू वायरस नुमा डिजीज होता है और जो आपका जो ये मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ बीमारी है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं 39 नंबर कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? देखिए जंतुओं में जो फुट एंड माउथ रोग होता है ना वो कवक के कारण होता है, कवक के कारण क्या होता है कि जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर के संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था? याद रखिएगा कि संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त 2014 में घोषित किया, 2014 में घोषित किया गया था। और याद रखिएगा कि पोलियो मुक्त और एनीमिया मुक्त 2030 तक जो मतलब कि जो आपका 2014 में जो घोषित हो गया था संपूर्ण पोलियो मुक्त। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा फ्रेंड्स कि सबसे पहले तो संपूर्ण भारत में पोलियो मुक्त कब हुआ? तो 2014 में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि मलेरिया मुक्त और एनीमिया मुक्त कब तक लक्ष्य रखा गया? तो 2030 तक। मलेरिया मुक्त और एनीमिया मुक्त 2030 तक और टीबी मुक्त 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित बीमारी है? खसरा, छोटी माता और चेचक। देखिए ये खसरा हो गया, छोटी माता हो गया, चेचक, ये सभी जो है विषाणु जनित रोग है। अगला आपका 42 नंबर कुत्ते काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है। देखिए कुत्ते काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? तो देखो रेबडो वायरस, इसको क्या बोलते हैं? रेबडो वायरस कहते हैं, रेबडो वायरस कहते हैं इसको। याद रखिएगा ये बीमारी हाइड्रोफोबिया बीमारी से होती है। रेबडो वायरस से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया मतलब इसको पानी से डर लगता है कुत्ते को, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। अगला 43 नंबर की एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किस कोड से निरूपित किया जाता है? देखिए एवियन इन्फ्लुएंजा को ना H5N1 से किया जाता है। और स्वाइन फ्लू को बात करते हैं तो H1N1 में, स्वाइन फ्लू को H1N1 से कोड किया जाता है। अगला 44 नंबर कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी का बीमारी होती है? देखिए हेपेटाइटिस बी जो है ना, हेपेटाइटिस बी जो है वायरस नुमा डिजीज होता है। ये भी क्या होता है? वायरस नुमा डिजीज होता है। और ये अंग जो है ना वो आपके लीवर को प्रभावित करता है, लीवर को। ठीक है ना, पीलिया का बिगड़ा हुआ रूप है। हेपेटाइटिस बी होता है जब आपको जॉन्डिस होता है, ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तब आपको हेपेटाइटिस बी होता है। और याद रखिए सबसे गंभीर बीमारी है हेपेटाइटिस बी। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर के निम्न में से कौन सा सेट से सारी विषाणु जनित बीमारी? देखिए सबसे पहले टीबी जिस जहाँ पे है वहाँ पे तो जीवाणु जनित, टीबी यहाँ नहीं है, यहाँ जीवाणु जनित होगा। टीबी आपको यहाँ पे है जीवाणु जनित। देखिए मम्स हो गया, रेबीज हो गया, हर्पीज, ये आपका विषाणु जनित रोग है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर के एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? और बैक्टीरिया की, वायरस की, या टीका की, या एंटीबायोटिक? देखिए एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले जो खोज किया था फ्रेंड्स, वो सबसे पहले वो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया था, चेचक का टीका खोज किया था सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने। और पहला जो टीका है यही है, एडवर्ड जेनर ने टीका खोज किया था जो आपका चेचक का टीका था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया,
देखिए फ्रेंड्स, बैक्टीरिया लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया खोज किया था, वायरस की खोज इवानोव्स्की ने किया था। और अगर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक, तो याद है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की, जिसका प्रथम एंटीबायोटिक कौन था? पेनिसिलिन। याद रखिए पेनिसिलिन जो थे प्रथम एंटीबायोटिक है, जिसकी खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चेचक, स्मॉल पॉक्स होने का कारण कौन सा वायरस है? देखिए चेचक होने का जो मेन, स्मॉल पॉक्स होने का ना मेन रीजन होता है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस से क्या होता है कि स्मॉल पॉक्स होता है। अगर हम बात करते हैं चिकन पॉक्स की, बात करते हैं वेरिशेला। याद रखिए वेरिशेला से क्या होता है? वेरिशेला से क्या होता है फिर से? ये चिकन पॉक्स होता है, ध्यान रखिएगा। चेचक जो होता है वो वेरियोला से होता है, और चिकन पॉक्स होता है वेरिशेला से होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? मैंने अभी आपको बताया कि पीलिया में आपका जो होता है यकृत प्रभावित होता है। यकृत बोलिए, लीवर बोलिए, जिगर बोलिए, कलेजा बोलिए, सब इसी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्या कि हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लाल आदि से होता है, गलत है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी द्वारा, तो ये भी गलत है। देखिए हेपेटाइटिस ए का जो कारण मतलब कि संक्रमण है ना, भोजन या पानी के द्वारा, तो उल्टा कर दीजिए। और ये होता है, अगर हम बात करते हैं क्या कि हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं, हेपेटाइटिस बी से संक्रमण रुधिर लाल आदि से होता है, तो ऑप्शन ये दोनों गलत है। लेकिन आप इसको क्रॉस कर दिए तो दोनों आपका सही हो जाएगा। इसका आंसर ये और उसका आंसर वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, डेंगू बुखार में मानव शरीर की किसकी कमी हो जाती है? देखिए अगर इंसान को डेंगू बुखार होता है ना, तो मानव शरीर को ना प्लेटलेट्स याद रखिएगा कि प्लेटलेट्स की कमी होता है, प्लेटलेट्स की कमी होती है। अगर मनुष्य की बात करें तो प्लेटलेट्स की जो काउंट होना चाहिए 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक होना चाहिए। ये काउंट्स प्लेटलेट्स के होना चाहिए संख्या हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर के, सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलते हैं? तो किसने कहा था? रॉबर्ट कोच ने। देखिए रॉबर्ट कोच ने यह मत दिया था कि जीवाणुओं से रोग फैलते हैं। देखिए कहीं कि लीवेनहॉक रहे, रॉबर्ट कोच न रहे, तो याद रखिए लीवेनहॉक को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, याद रखिएगा अभिकारक कहते हैं। और देखिए फिर थोड़ा सा याद रखिएगा कि कभी कभी मिस्टेक से कभी गलती हो जाता है। मैं तो सोचता हूँ कि आप लोगों को गलती ना करे, लेकिन अगर कभी मिस्टेक होता है तो इसके लिए सॉरी। मनुष्य है, ह्यूमन एरर थोड़ा सा कहीं कहीं हो जाता है, थोड़ा सा बोलने के बदले में कुछ हो जाता है, इसके लिए सॉरी। अगर कोई होगा तो मैं कमेंट आप लोग कीजिएगा, और कहीं पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ पॉइंट गलत है तो कोई बात नहीं, पहले उसको अच्छे से हम देखेंगे, उसके बाद आपको पिन अप कर दे, मैसेज में क्या करेंगे, पिन कर देंगे। तो प्लीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक होता है कभी कभी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग को मिस्टेक ना करूँ प्लीज़। तो इसके लिए पहले आपको आभारी दिल से सॉरी कहता हूँ कि अगर कभी मिस्टेक हो जाए तो इसके लिए सॉरी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि तो इसका हो जाएगा लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अभिकारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो सकता है? लिखिए। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया पता है क्या होता है? वैसा अभिक्रिया जो पुनः अपने अवस्था में ना आए, बस इसको याद रखिएगा। तो गैस का निकलना, ये निकल जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। रंग में परिवर्तन, ये भी नहीं होगा। अवस्था में परिवर्तन, ये भी नहीं होगा। मान लीजिए कोई अवस्था है उसको परिवर्तन कर देंगे, तो वो क्या, इनमें से सभी क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है? देखिए दूध का खट्टा होना, अगर दूध खट्टा हो रहा है तो फिर से दूध नहीं बन सकता, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। मानव शरीर में भोजन का पचना, एक बार मानव शरीर के भोजन अंदर चला गया, पच गया, तो वो फिर से भोजन नहीं बन सकता है। जल का उबलना, देखिए फ्रेंड्स ये जल का जो उबलना है ना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल का उबलना, ये जल उबलेगा तो फिर से वाष्प बन के वो पानी का रूप ले सकता है। फलों का पड़ना, एक बार फल पक गया तो उसको फिर कच्चा नहीं कर सकते। और ईंधन का जलना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 याद रखिए, केवल जल का उबलना है, बाकी सभी आपका क्या है? तो सभी आपका रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर के, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रयोगशाला में ही संपन्न किया जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया केवल हम लोग घर में भी कर सकते हैं, प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। मानव शरीर में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं, तो बिल्कुल गलत है। हमारा जो भोजन पचता है वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पचता है, तो ये भी आपका गलत है। तो 1 2 दोनों आपका गलत है। अगला 56 नंबर की, धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, तो क्या निकलता है? तो ऑक्सीजन गैस जो मुक्त होता है नाइट्रोजन, याद रखिएगा इसमें नाइट्रोजन और जल वाष्प निकलता है, नाइट्रोजन और जल वाष्प निकलता है। और अभी एक डेटा के अनुसार पता चला है कि सबसे ज़्यादा टायरों में जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है? याद रखिएगा कि अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर जो गैस बनती है फ्रेंड्स, अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर जो गैस बनती है, अभी मैं बताया कि नाइट्रोजन और क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन और जल वाष्प हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाँ, ये क्वेश्चन आपको छूट गया फ्रेंड्स, सॉरी। देखिएगा कि धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर थोड़ा सा अगर उल्टा हो गया तो ध्यान ध्यान से देखिएगा कि धातु के ऑक्साइड को विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं। तो ऑक्सीजन गैस जो मुक्त होते हैं फ्रेंड्स वो एनोड पर मुक्त होते हैं, एनोड पर मुक्त होते हैं, मतलब कि धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं, एनोड पर मुक्त होते हैं। अगला देखिए कि अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है। तो अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर जो है आपका नाइट्रोजन और बताया नाइट्रोजन और जलवाष्प बनती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिए 58 नंबर की, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उष्माक्षेपी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे कहते हैं उष्माक्षेपी कहते हैं, उष्माक्षेपी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि ऊर्जा मुक्त नहीं होता है उसे उष्माशोषी कहते हैं। ठीक है, अगर ऊर्जा की उत्पत्ति हो तो उष्माक्षेपी, अगर ऊर्जा मुक्त न हो तो उसे उष्माशोषी कहते हैं। 59 नंबर की, जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है। देखिए गैसों का मोल अनुपात होता है 2:1, 2:1 होता है, यानी कि हाइड्रोजन H2O 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अगला 60 नंबर कि किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ना नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा चिप्स का जो पैकेट होता है ना उसमें भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग की एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आपको परीक्षा मंथन का जो आपका करंट अफेयर्स है, कल वो वीडियो नहीं आया था। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो आपका ये जो परीक्षा मंथन का जो वीडियो है वो फ्रेंड्स कम से कम मैं 40 से लेकर 50 तक जो भी रहेगा, आपको जो होमवर्क मिला था आपको ग्रुप में भेज दिया, तो प्लीज़ आप एक बार जाकर पीसेस मेकर से देख लीजिएगा। और जो भी रहेगा फ्रेंड्स, अगर होमवर्क मैं आपको ऑलरेडी पीसेस मेकर पर अपलोड कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप उसे जरूर देखिएगा। और परीक्षा मंथन का आपको कल मॉर्निंग में करंट अफेयर्स में आपको प्रोवाइड करूँगा, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर घृतवीय त्वरण का मान महत्तम होता है। तो किस स्थान पर होता है, तो याद रखिएगा कि अंटार्कटिका के किसी स्थान पर ये मान क्या होता है, महत्तम होता है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर कि जब किसी वस्तु की विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा के ध्रुव की ओर ले जाए तो उसका भार क्या होता है, बढ़ेगा। भार क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कि भार हो जाएगा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी का मान। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जी का मान, तो जी का मान किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने जी का मान दिया था। और याद रखिए हाइड्रोजन की भी खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। अगर हम जी का मान की बात करते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। तो 1/6 भाग होता है, यानी कि 1/6 गुना होता है। अगला 65 में घृतवीय त्वरण का मान क्या होगा। देखिए घृतवीय त्वरण का मान होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। 66 नंबर के, लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है तो आदमी का वजन, देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि आदमी का वजन बढ़ भी सकता है, बढ़ेगा, और याद रखिए परिवर्तित होता है, परिवर्तित याद रखिए परिवर्तित होता है, मतलब थोड़ा सा बढ़ता है। ठीक है, परिवर्तित होता है। अगला 67 और किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। तो किसने बताया था, ब्रह्मदत्त ने। याद रखिएगा ब्रह्मदत्त ने ये पहले बता दिए थे कि न्यूटन से पूर्व बता दिए थे कि सभी वस्तुएं क्या होती है कि पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण करती है। अगला क्वेश्चन है क्या कि किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो याद रखिए इसकी ऊंचाई जो होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जो लगभग होती है 36,000 किलोमीटर होती है। एक और क्वेश्चन ऊपर छूट गया है 68 नंबर की, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो कहाँ प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में, याद रखिएगा ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है फ्रेंड्स की गुरुत्वाकर्षण में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के तहत ये चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर की, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड मतलब कि पिंड कब लौटेगी। तो ये पिंड जो है ना कभी नहीं लौटेगी। 72 नंबर की, कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी का आकलन किस समिति द्वारा किया गया। देखिए कैलोरी खपत के आधार पर ना लकड़ावाला समिति, याद रखिएगा लकड़ावाला समिति के सिफारिश पे क्या हुआ था कि कैलोरी खपत पर गरीबी आकलन किया गया था। शहरी क्षेत्र के लिए अगर बात करते हैं कैलोरी की तो 2100 कैलोरी, शहरी क्षेत्र के लिए 2100 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी रोज मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 73 नंबर की,
बिटकॉइन किस पद्धति पर आधारित है जो इसे किसके द्वारा बनाया गया था। देखिए बिटकॉइन है तो याद रखिए ब्लॉकचेन पद्धति पर इसको बनाया गया था। ब्लॉकचेन पद्धति पर क्या हुआ था कि बिटकॉइन को बनाया गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा अगर बिटकॉइन के जन्मदाता की बात करें तो सबसे पहले साकोशी, बिटकॉइन को किसने लाया था तो साकोशी ने इसको लाया था बिटकॉइन को। अगला क्वेश्चन है क्या कि रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट किसके द्वारा जारी किया जाता है तो ये आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन कि वाणिज्य आधारित इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी। देखिए वाणिज्य आधारित इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी। यही इंपीरियल बैंक जो है 1955 में क्या हो गया था फ्रेंड्स, ये एसबीआई बन गया था, एसबीआई बन गया था। तो देखिए फ्रेंड्स आज का आप लोग होमवर्क एक बार देख लीजिएगा। देखिए होमवर्क आपका है करंट अफेयर्स में परीक्षा मंथन 41 से 45, यानी कि आपका फ्रेंड्स जो हमको 35 से पेज नंबर 45 तक 10 पेज में आज आपको बना के वीडियो कल मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको मॉर्निंग में आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स को। अब देखिए क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर आपका 111 से 120 तक है, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो क्वेश्चन बैंक है उससे बिहार दरोगा का। हिस्ट्री में आपको आंग्ल मैसूर, आंग्ल सिख और आंग्ल मराठा को पढ़ना है। पॉलिटी में बात करते हैं संविधान के स्रोत और समितियां के बारे में पढ़ना है। और बात करते हैं ज्योग्राफी में तो पठार और भारत के मैदान को पढ़ना है और स्ट्रैटेजी में टाइगर रिजर्व को आपको पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए तो ये डे नंबर जो 7 है फ्रेंड्स आपका कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और डेली मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। पीसेस मेकर चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि मंडे टू फ्राइडे फ्रेंड्स, मंडे टू फ्राइडे आपको होमवर्क सीरीज चलेगा। सैटरडे को पूरा आपका जो आपका मास्टर वीडियो है या होमवर्क सीरीज का वो मिलेगा और संडे को आपको वीकली टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए पीसेस मेकर चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम से भी फ्रेंड्स आप जुड़ जाइएगा क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा सबसे पहले मैं उस पर अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।